और न्यूज एट 9 की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में खुदकुशी का एक वाकया पेश आया है। बीओपी गुरनाम पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने खुदकुशी की है। 161 बटालियन के बीएसएफ जवान ने खुदकुशी की है। एएसआई सुखानंदल पीडी अग्निहोत्री ने खुदकुशी की है। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर ये खुदकुशी की गई है। पुलिस माफ करिएगा, अब मजीद जांच जो है वो की जा रही है। तो जम्मू से ये बड़ी खबर है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में खुदकुशी का वाकया पेश आया है। बीओपी गुरनाम पर तैनात बीएसएफ के जवान ने खुदकुशी की है। एक और बेहद अहम खबर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म आज से गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं। ये एक रोजा टूर्नामेंट है जिसमें 110 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले फिक्की की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जा चुका है, लेकिन ये फिक्की की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के इश्तिराक से जम्मू तवी गुलाग कोर्स सदरा में मुनक्किद होने वाला पहला अपनी तरह का मंसूबा है। एलजी के मुशीर आर भटनागर बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिक्की के सदर राजेश शर्मा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट का इनेकाद खित्ते में खेलों और टूरिज्म को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथी राजेंद्र टिक्कू मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स और टूरिज्म दोनों को एक साथ लाने की कोशिश है। किस तरह की वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं और वहां पर आए मेहमानों में जोशो खरोश? जी हिना, यहाँ पे जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में इसकी शुरुआत आज सुबह हुई और आपको बता दूं कि फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का एक ये मुश्तरका ये वेंचर है यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में। और मुल्क भर से 110 के करीब जो खिलाड़ी हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि आर भटनागर जो एडवाइज़र टू एलजी मनोज सिन्हा हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और बाकी जो भी अहदेदार हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से आपकी मुलाकात करा सकता हूँ यहाँ पे राजेश शर्मा जो फिक्की के चेयरमैन हैं जेंड के चैप्टर के, उनसे मेरे साथ हैं वो। राजेश जी, आप बताइए कि मकसद क्या था ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का? फिक्की, जैसा आपने बताया, जेएंड के टूरिज्म के साथ मिलके ये टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन मकसद यही है, एक तो प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाना, साथ में यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना। सो ये सब तीनों चीज़ें का हम मोटिव लेके चल रहे हैं और हम इसको एक सालाना इवेंट बनाना चाहते हैं कि हर साल एक बार साल में हम ये टूर्नामेंट कराएं सो दैट टूरिज्म भी प्रमोट हो, यूथ भी इन्वॉल्व हो। यानी हिना, कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जो नई पौध है, जो नौजवान तबका है, उनको इस खेल की तरफ रागिब करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। राजेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपके साथ मेहमान मौजूद हैं तो उनसे पूछिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या खास यहां पर देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ शौकत मकबूल साहब हैं जो कि इस शोबे से हैं। शौकत साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपका ओहदा क्या है और आप ये बताइए कि किस कदर की तैयारियां हो रही हैं यहाँ की गई है इस टूर्नामेंट के हवाले से? अगर गोल्फ को लेकर हम चलें तो सबसे ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी गोल्फ कोर्सेज जो हमारे इंडिया में है, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। जिस तरीके से इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इस जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं खुद जे&के से ही हूँ। जिस तरीके से मैंने ज्वाइन किया है एज अ डायरेक्टर गोल्फ इन चंडीगढ़, और हमारे यहाँ सारे नेशनल इवेंट्स जो जूनियर टूर्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये गोल्फ कोर्स उस पैमाने पे पहुँचे हैं
हमारे जितने भी इंडिया में जितने भी गोल्फ कोर्सेज हैं उनसे बरकस जो हमारे यहाँ के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स और जम्मू तवी गोल्फ कोर्स और पहलगाम वन बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमारे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आराम से हो सकते हैं, जैसे हमारे यूरोपियन टूर्स होते हैं, जैसे एशियन टूर्स होते हैं, जैसे नेशनल टूर्स होते हैं। आई थिंक दिस इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल पीपल कि जो जूनियर्स हैं उनको यहाँ पे जूनियर टूर्स स्टार्ट होने चाहिए। यहाँ पे इट्स ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स इन जम्मू तवी गोल्फ कोर्स जम्मू में। बिल्कुल यानी बहुत बिल्कुल राजन काफी जी, तो इस कोशिशें- अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम खबर लेह से है, जहां लेह पुलिस ने एक नाबालिग से इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश के केस को 48 घंटों के अंदर हल कर लेने का दावा किया। कल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेह के सामने पेश किया गया, जहां उसे 7 रोज के लिए पुलिस हिरासत में भी दे दिया गया। लेह के अवाम मुलजिम के लिए सख्त से सख्त सजा का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी मारूफ स्टेंजिन। मारूफ, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस की बेहद अहम कार्रवाई, 48 घंटे में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस तरह का मामला अगर हम बात करें लद्दाख या लेह की तो वहां पर देखने में नहीं आता है। इसीलिए शायद लोगों में इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी हिना, जो कल की जो केस की बात करें तो पुलिस ने जो 29 तारीख की शाम को जो वाक़या हुआ उसके बाद 31 तारीख तक शाम तक जो एक्यूज को मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। तो पुलिस को एक आसपास के इलाके की जो सीसीटीवी की फुटेज की मदद से जो सेंट्रो बरामद हुआ, सेंट्रो का पहचान हुआ, उसी से मुलजिम की पहचान किया गया और उसको अरेस्ट किया। तो कल की बात किया तो एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारा ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है कि ये मुलजिम का ये एक सोची समझी जो सोची समझी के तहत इस जो अंजाम को घटना को अंजाम दिया गया। और लोगों का ये भी बताना है कि ये जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले के सामने जब प्रोड्यूस किया तो आसपास के जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर थे तो उन्होंने शेम शेम की नारा भी लगाया। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम को वुमेन पुलिस स्टेशन के जो लॉकअप में बंद 7 दिन के लिए जो हिरासत को और बढ़ा दिया गया। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो बेहद अहम ये मामला जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मारूफ का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और जम्मू में भर्ती के अमल, तरक्कियों के अलावा अलाउंस में इजाफों के लिए बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है। सीएजी ने पार्लियामेंट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि 2 ज़रई यूनिवर्सिटीज ने असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए लाजमी तालीमी कारकर्दगी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि असातिज़ा के तकर्रुरात नेट अहलियत के बगैर किए गए थे। सीएजी ने कहा कि तकर्रुरियां टीचिंग के दरकार तजुर्बे के बगैर की गईं। तकनीकी आसामियों को बेकायदगी से अपग्रेड किया गया। I believe the report is yet tabled in the Parliament, and the report has not been produced to us. We have not yet received the CAG report, what is actually therein. But then something it has come into the media, and the media would just, of course, start asking the questions. But as soon as we receive it, we will just look into it. What has been that? करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी सरोश कफील। सरोश, इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आई है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर काफी वहां पर इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं और सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जी हिना, आपको बता दें कि सबसे पहले तो 31 मार्च को जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें 2 यूनिवर्सिटीज जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनमें इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। एक कश्मीर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जम्मू की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। अब हम अगर इन इरेगुलरिटीज के हवाले से बात करें तो उसमें क्लियरली मेंशन है रिपोर्ट में कि 2016 से लेके अभी तक जम्मू और कश्मीर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें काफी सारी ऐसी पोस्ट थी जो खुली थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। आप बात कर ले, जैसे कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट थी, पियोन्स की पोस्ट थी, ड्राइवर्स की पोस्ट थी, करीबन 500 से ज्यादा पोस्ट थी जो 2016 से वेकेंट है।
और अभी तक वो पोस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है या उनकी कोई एड नहीं आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उसके बगैर भी कुछ बजट्स हैं जो एलोकेट किए गए थे यूनिवर्सिटीज को, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को, स्पेशली जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं या रिसर्च करना होता है, तो वो बजट भी क्लियर नहीं था। तो उस हवाले से जो है सीएजी ने एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें एक ऑडिट में क्लियरली पूछा गया है या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को ये डिस्क्रिपेंसीज जो रही हैं इनकी वजह क्या है। अच्छा, अभी जो प्रोफेसर गनाई है, हमारी उनसे कल बात हुई थी, नजीर गनाई जो हैं इस वक्त वाइस चांसलर हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि अभी जो रिपोर्ट है हमें पता है कि वो रिपोर्ट आ चुकी है 31 मार्च को, क्योंकि अभी आज 2-3 अप्रैल है, तो हमारे पास वो इस हफ्ते में जो है रिपोर्ट आ जाएगी और उस हिसाब से जितने भी एक्शंस होंगे, कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्शंस होंगे वो हम जरूर लेंगे। जी सरोज, किसी भी यूनिवर्सिटीज में इस तरह से अगर हम देखें, खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या ये अपनी तरह का पहला इस तरह का इंसिडेंट सामने आया है, इस तरह का जो मालूमात की जा रही है, या इससे पहले भी इस तरह के कोई वाकयात सामने आए हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें इस तरीके की धांधलियां जो है वो बहुत आम रही हैं। और हम खाली कश्मीर की बात नहीं करें, आप ऑल ओवर इंडिया में देखें तो ये जो एडमिशन प्रोसेस की बात होती है या किसी को सीट देने की प्रोसेस होती है, आपने पहले भी देखा होगा, स्पेशली एमबीबीएस जो होता है, एनईटी एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी काफी धांधलियां कभी कभी पाई गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अपना नवियत का ऐसा पहला केस है यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो प्रोफेसर नजीर गनाई हैं जो वाइस चांसलर है, उन्होंने ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है करीबन जितने भी स्टूडेंट्स आते थे हमारी यूनिवर्सिटी से, पहले बाहर जाते थे वो लोग, और इस वक्त बाहर के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने रिसर्चेस के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो ये मामला जो है थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट्स है, कहीं कहीं जो फॉरेन स्टूडेंट्स है, अगर कल को उन तक ये बात पहुंचती है तो मे बी ग्लोबल लेवल पे इस बात का जो ये जो इशू है ये शायद और ज्यादा बड़ा हो सकता है। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और यहां न्यूज एट 9 में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने पटन के जंगम नर्सरी का दौरा करके वहां की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने करीरी इलाके के उन मेवा बागात का भी मुआयना किया जहां सेब के पेड़ों में बीमारियां फूट पड़ने की वजह से कई शिकायत मिली हैं। इस दौरान डायरेक्टर ने जानकारी दी कि यहां पर कई पेड़ों में कीड़े लग चुके हैं, लेकिन बाग मालिकान को भी चाहिए कि वो शुरुआत से ही महकमे की हिदायत के मुताबिक अमल करें और इन बीमारियों का जल्द से जल्द इजाला हो और मेवाजात की फसल में यहां बढ़ावा हो सके। हम ऑन स्पॉट यहाँ पे आगे फील्ड में देख रहे हैं। इस वक्त मेरे एक्सपर्ट्स जो साथ है वो दिखा रहे हैं कि ये जो मॉथ है, एक किस्म का ये पेस्ट है, इंसेक्ट है, ये फ्लावर को अटैक करता है बडिंग स्टेज पे ही। जब फ्लावर बनना शुरू हो जाता है तो बड को ही अटैक करता है और ये बड के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से फ्रूट सेट होगा ही नहीं। जब फ्रूट सेट नहीं होगा तो आगे फ्रूट क्रॉप बनेगा ही नहीं। तो काफ़ी डैमेज ये कर सकता है अगर ये टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है मिस्टर अटल दुलू सर, उनकी नॉलेज में भी आ गया है, उनकी हिदायत पे हम यहाँ पे आ गए हैं आज। तो हमने पहला ये जो स्पॉट जो है यहाँ करेरी में मुंतखब किया, फैसला किया आने के लिए। तो इसके फ्लावर्स जो है उन्होंने ये इस पेस्ट ने इन फ्लावरों को डैमेज किया है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल इशू एन एडवाइजरी, देखेंगे कि क्या इसका इलाज क्या है, ये एडवाइजरी हम इशू करेंगे इसके बारे में। मज़ाहमा मागा में महकमा एजुकेशन बडगाम के जोनल एजुकेशन ऑफिस
नाराबल की जानिब से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में डीडीसी बडगाम नज़ीर अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम रोमाना काजी के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर AAYA हेल्पर्स में ऑर्डर भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के एक हिस्से में इनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई गई ताकि लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं। तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी मागाम ने पुलिस के बाहमी इश्तराक से SK-पुरा मागाम में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में सिविल सोसाइटी के सरकर्दा अराकीन, मजहबी मुबल्लिगीन, औकाफ कमेटी के अराकीन और SK-पुरा नंबरदार स्कूल के प्रिंसिपल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर SDPO मागाम आफ्ताब अहमद के हमरा ड्रग इंस्पेक्टर मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर SDPO मागाम ने नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। जो ये ड्रग एडिक्शन जो है, आप देखिए कि हमारे कश्मीर के अंदर 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो 6 लाख जो हमारे जो यूथ है इसमें मिलावटी ड्रग्स में। आप देखिए आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो और 2 लाख 3 लाख बढ़ गई कि आज का जो रेंज है वो है 10 लाख। तो इसका मतलब डे बाय डे ये जो ड्रग्स हैं ये ज्यादातर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि वो ड्रग्स को छोड़े ताकि इस ड्रग्स से क्या है इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। इनका ये जो ड्रग्स है आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में जो ड्रग्स का बैड इफेक्ट पड़ रहा है। हाल ही में जो सोपोर का इंसिडेंट है वहाँ पे भी वो ड्रग्स के बारे में अगर उनके पेरेंट्स ने पहले ही बोला होता कि हमारा जो ये बच्चा है ये ड्रग एडिक्ट है का मतलब शायद उन इंसानों की जान बच जाती जो इंसान इस दुनिया से चले गए। हमें क्या करना, हमें स्पोर्ट्स में थोड़ा आना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स से हमें क्या होगा, हम ड्रग्स से भी दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। खबर पामपोर से है, जहां तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम मेवा और सब्जी फरोशों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान उन दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी की गई जो सरकारी नरखनामों के मुताबिक मेवा और सब्जी फरोख्त नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये भी इंतबाह दिया गया कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं पर भी उन्हें किसी दुकानदार से कोई शिकायत मिलती है तो वो फौरन इसकी इत्तला इंतजामिया को दें। इंतजामिया इस सिलसिले में कार्रवाई करेगा। माह मुक़द्दस के पेश नज़र हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर टाउन में या मुल्का इलाकों में जितने भी सब्ज़ी फरोशा हैं या फ्रूट सेलर्स हैं अपनी चीज़ें काफ़ी हाई रेट्स पे बेच रहे हैं। इस ज़मीन में ने सबको मुहैया मदू किया था और हमने सबको सख्ती से ताकीद की है कि हर एक दुकानदार, हर एक शॉपकीपर अपने शॉप्स के बाहर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले करेगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है कमोडिटीज़ की। इस ज़मीन में मैं यहाँ पर बाशिंदगन पामपोर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसी शिकायत रहे कि कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉपकीपर अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स के बाहर चीज़ें बेचता है तो हमें बर वक्त आप मुतल्ला करें ताकि उस पर हम चिली बिला की तानट में तेज बारिश की वजह से एक खातून और 2 बच्चों के फिसलने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस हादसे में बच्चों के सिर पर काफी चोटें आईं। खातून भी शदीद जख्मी हुई। मकामी लोगों ने 108 पर एम्बुलेंस को कॉल की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तकरीबन 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद बिलाखिर थक हार कर मकामी लोगों ने ही जख्मी खातून और बच्चों को यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहाँ मुतासरीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद SDH गंदो रेफर किया गया। आप इतनी कहानी मत बताइए, इतनी कहानी मत बताइए। ट्रीटमेंट किया, हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो गुंदो 108 की उस पर हमने कॉल की लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 1 जनवरी को राजौरी में दहशतगर्दों के हाथों आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ढांगरी के मकामी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये एहतजाज ढांगरी चौक से शुरू होकर खालसा चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैंडल मार्च की निगरानी ढांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने की। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मकामी लोगों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया।
एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमला हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगाया गया। पहले दिन राजौरी के डांगरी में आतंकी घटना हुई थी और तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने गुजरने के बाद भी इंसाफ जो है वो लोगों को नहीं मिला। इसको लेकर आज जो है कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। पंचायत के सरपंच हैं इस वक्त मेरे साथ। धीरज जी, किस तरह का गुस्सा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पिछले 3 महीने से हर आदमी जो है वो सहमा हुआ है कि कहीं कहीं जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे कौन से लोगों का हाथ था। आज 3 महीने हो चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हमें कुछ भी अभी तक नहीं पता चला कि कौन से लोग आए थे। डीजीपी साहब जो बयान करते हैं पिछले 4-5 दिन पहले कि वो लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान चले गए। हम ये उनसे जब से उन्होंने बयान दिया उससे के बाद जो है लोगों के अंदर और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद रात को जब हमारी नींद 2 बजे खुलती है, 2 बजे के बाद हमें दोबारा नींद नहीं है। जैसे ही रात को नींद खुलती है हमें यही सीन जो है हमारे दिमाग में, और 24 घंटे हमारी बात नहीं कर रहे, पूरे लोग जो हैं जिनके अंदर सभी के मन के अंदर वही जो खौफ, वही दहशत कि जो लोग यहाँ इंसिडेंट करके गए हैं दोबारा वो फिर दोबारा कहाँ आके कर जाएंगे हमें नहीं पता है। तो क्या मानेंगे ये एक शुरुआत है फिर से आंदोलन करने की, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके लिए जो जितना हो सकेगा हम करेंगे। ये आज हमारी पहली जो कैंडल मार्च है, कल हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमारी जो भी रणनीति तैयार की जाएगी, जो भी हमारी जो बनेगी उसमें कल हमारी एक टीम जो नियुक्त की जाएगी, उसकी जो कमांडिंग जो किसी आदमी को दी गई, जो भी आदेश दिए गए उसी के ऊपर सारे काम कि आपके 13 दिन के बाद हम बता देंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम 26 जनवरी के बाद बता देंगे। फिर हमारे जो रजौरी के SSP साहब हैं उनसे हमारे 1 महीने का टाइम मांगा, वो महीना भी हमारा सही चला गया। अभी तो हमारी यही जितनी भी हमारी सरकार है, जितनी हमारी एजेंसियां उनके सामने तो हमारी यही हाथ जोड़कर उनसे यही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ दे दो बच्चों का। जो हम हालात करेंगे वो देश जाने का क्या हुआ, हम डरने वाले नहीं है। यानी कि गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जो है जेल के सीज करने का हमारा इंसाफ नहीं हुआ बच्चों का। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे मर गए सारे, अगर इंसाफ नहीं हुआ पूरा जेल के सील कर देंगे हम। जय हिंद। जाहिर तौर पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि 3 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक एजेंसीज जो हैं वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकी हैं कि ये घटना कैसे हुई, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च राजौरी के डांगरी में निकाला गया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर मुसलमानों में नेकी का काम करने के जज्बे में गैर मामूली इजाफा देखा जाता है। आज हम आपको मिलवाते हैं यूपी के बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद से, जिन्होंने कश्मीर के शोपियां में रोज़ेदारों को इफ्तार करवाया। खुर्शीद अहमद ने शोपियां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का खास एहतमाम किया। खुर्शीद अहमद का कहना यही है कि उन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के फेसबुक लाइव में आपका इस्तेमाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। आज हम ऐसे शख्सियात से आपको मिलाएंगे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हेयर कटिंग शॉप चला रहे हैं रॉयल के नाम से, और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिससे हमारा दिल खुश हुआ। अगर देखा जाएगा माह रमजान के जो है पवित्र दिन वो चल रहे हैं और हर तरफ यहाँ पे जो है अगर मस्जिदों में जाएंगे या दूसरे खानकाहों में जाएंगे वहां पे इफ्तारी का इंतजाम होता है। और इन्होंने ये जगह चूज किया, यानी कि हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में इन्होंने अपने घर में, यानी कि उनकी जो शरीक हयात है, इन्होंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है तहमारदार और बीमारों में तकसीम की। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमारी तरफ से इसको मुबारकबाद है क्योंकि एक छोटा सा नौजवान है, अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो ये दूसरों के लिए नसीहत है कि हम सबको इस तरह सीखना चाहिए और हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए। आपको इस्तकबाल करते हैं हम अपने चैनल पे। तो कैसे आपने ये सोचा और ये अच्छा काम किया? बस ऐसे ही अचानक जी अचानक ऐसे आ गया दिमाग में, बैठे बैठे चलो अल्लाह को राजी करते हैं। फिर अस्पताल में ले गए। वहाँ तो सब परेशानी होते हैं, सब ज्यादातर मस्जिद में तो सभी ले जाते हैं, अस्पताल में बहुत कम ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए अस्पताल। सालों से आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। तो कैसे लगा कश्मीर में काम करके आपको? बहुत अच्छा लगा। शोपियान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये जो काम आप क्या दूसरों को क्या नसीहत देंगे आप इस काम से जो आपने किया अच्छा काम? नहीं करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए आगे। तो हमारी तरफ से फिर एक बार इनको मुबारकबाद, क्योंकि इनकी जो कमाई है वो कमाई बड़ी महदूद होती है और उसके बावजूद अगर इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा काम किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान।
एक और बेहद अहम खबर, अंबानी कल्चर सेंटर के इफ्ताही प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची। इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। Well, I'm very excited about it, honestly. I think Neeta ma'am has done for culture in India and so much. And I think the Ambani family really has their pulse on Indian culture and the pride of being from the country and, you know, for the global Indians specifically as well. So I feel like this is going to be really special. Well, Nick, I know that you live in America and you've seen Broadway shows and you've experienced so many musical experience and been on stage so many times. What would you like to see at the Cultural Centre? Anything special or unique to us? Ooh, I have no idea, actually. I'm excited to see it tonight, to see what the venue's like. We obviously love the Ambani family and proud to be here and support. You guys should come and perform here. We should perform here. That's a good idea. I was going to say, maybe you would like to see the Jonas Brothers perform here. Let's do it. Let's figure it out. We've never played here. It'd be amazing. Yeah, if you played in Mumbai, that'll be amazing. Amazing. I'm buying tickets first. Okay. How do you think a cultural centre like this can help the creative community in India? Oh, I think tremendously. Having a space, having a home to be able to especially in Mumbai city. I've lived in Mumbai for a very long time and it's a stacked city, you know. We live above each other and, you know, when we have to look for spaces to put up a show or it's really hard to find that space, but to have taken the time to make something that's so beautiful, international looking, and I can't even wait to go see it. But I think it'll give artists, people who want to create, you know, a home. और न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। आदाब।